हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल के ऊपर। आज हम अपने चैनल के ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है और क्या आवश्यकता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की। तो आज सभी इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और इससे रिलेटेड चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। देखो, देश में क्या होता है कि जो पैसा होता है तो पैसे को नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, बेसिकली सिंपल शब्दों में यदि हम कहें तो। और एक होती है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की द्वारा नियंत्रित की जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली देश में जो केंद्रीय बैंक होता है, हर देश में एक ना एक केंद्रीय बैंक होता है, उसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। इंडिया में जो है आरबीआई के थ्रू नियंत्रित की जाती है। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है, अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट द्वारा धन खर्च किया जाता है विकास के कार्यों में, सब्सिडी के द्वारा या फिर किसी स्कीम के अंतर्गत, या फिर जो रिटायरमेंट जो फंड होता है उसमें लगा करके, या फिर गवर्नमेंट जो इस तरीके से जो धन खर्च करती है उसको बोला जाता है राजकोषीय धन या राजकोषीय पॉलिसी, जिसके थ्रू उसको नियंत्रित किया जाता है। उसको कम या ज़्यादा करके, यदि मान लो स्कीम्स के अंदर कटौती कर दी जाती है, स्कीम्स को बढ़ा दिया जाता है, तो इसके द्वारा जो किया जाता है उसको राजकोषीय पॉलिसी कहा जाता है। और जो पैसे को जो मॉनेटरी जो होती है, मनी जो होती है, तो मनी का जो नियंत्रण किया जाता है उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो एक डायरेक्ट उपक्रम होता है जिसके तहत कुछ इंटरेस्ट रेट के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित किया जाता है। वो काम होता है आरबीआई का, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट दखल नहीं होता है। हालांकि आरबीआई के गवर्नर और जो आरबीआई के जो ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वो आरबीआई में गवर्नमेंट का डायरेक्ट दखल ना होकर के आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित किया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और मॉनेटरी को इसमें कम या जो होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू इसको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स होती हैं उनको, जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट होती हैं, जैसे सीआरआर हो गई, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, इनको ओपन मार्केट की एक्टिविटीज़ बोला जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट सपोज़ कि कोई बॉन्ड लेकर आ रही है, फिर बॉन्ड को विड्रॉ कर रही है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में मनी की या तो सप्लाई बढ़ा देती है या फिर उसको खींच लेती है मार्केट से, लिक्विडिटी की कमी कर लेती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी अभी थोड़े दिनों पहले, आपको ध्यान है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का देश में निर्माण किया गया था। अब क्यों जरूरत पड़ी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने की, जब आरबीआई है, आरबीआई डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कैसे नियंत्रण में करना है। तो बात ये आती है कि क्या आवश्यकता पड़ी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने की। देखो, एक्चुअली हुआ क्या कि गवर्नमेंट का मेन एजेंडा होता है डेवलपमेंट करना, क्योंकि उसको हर 5 साल के बाद में देश को दिखाना होता है कि किस तरीके के डेवलपमेंट उसके कार्यकाल के दौरान गवर्नमेंट में हुए हैं। और आरबीआई का मेन इंटेंशन, मेन लायबिलिटी होती है देश के अंतर्गत महंगाई को नियंत्रित करना। तो दोनों में एक खींचतान से बनी रहती है, डेवलपमेंट या फिर महंगाई को नियंत्रित किस तरीके से किया जाए, डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए और महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इस खींचतान के अंतर्गत दोनों में ही एक जो खींचतान होती है उसको नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाए, जिसमें कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे और कुछ जो होंगे वो आरबीआई के होंगे। और जो दोनों मेजोरिटी के हिसाब से जो डिसाइड करेंगे उसको उसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लिया जाएगा। अब इसमें कुछ डिस्प्यूट भी हुए, जिसके कारण से आरबीआई के कई गवर्नर्स जो थे, जैसे कि उर्जित पटेल थे और उसके बाद वायरल आचार्य थे, तो इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र भी दिया कि गवर्नमेंट का दखल जो है वो देश की मॉनेटरी पॉलिसी में और जो आरबीआई को नियंत्रित करने में बढ़ रहा है। तो कई इस तरीके के इश्यूज़ भी बने जिससे हम परिचित हैं। तो इस तरीके के इश्यूज़ बने, और जो इस तरीके के इश्यूज़ बने उसकी वजह से कई देश में काफ़ी सारा हुल्लड़ भी हुआ। इस वजह से काफ़ी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया गया इस मैटर की वजह से। अब देखो, जो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, और 1934 में जो एक्ट इसको कहा जाता है 1935 वाला एक्ट, जिसकी वजह से आरबीआई का देश में स्थापना की गई, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े, क्योंकि उस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी, तब से लेकर के मॉनेटरी पॉलिसी का नियंत्रण आरबीआई के थ्रू हो रहा है। तो उसमें कुछ भी चेंजेस किया जाएगा वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आएगा। अब ये 2016 में जो फाइनेंस एक्ट है उसके माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी को सेटअप किया गया था। अब मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली 6 लोग होते हैं, 3 जो मेंबर होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं।
अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो हमें ये बताएगी कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित किया जाता है, किस प्रकार की रेट्स होती हैं और किस प्रकार की उन रेट्स को किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो हम सब चीज़ हम देखते हैं। बैंक रेट, अब बेसिकली बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट को हम कई तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और बैंक रेट को डिफ़ाइन करने का एक तरीका ये होता है कि बैंक जो अपने सबसे जो रिलायबल ग्राहक होता है, जिसके ऊपर बैंक प्योर कंफर्म होती है कि वो उससे लिया हुआ जो डेट होता है वो डेफिनेटली देगा ही देगा, उसको वो सबसे कम रेट के ऊपर लोन ऑफ़र करती है, तो वो उसकी बैंक ऑफ रेट कहलाती है। फिर जो भी उसके ग्राहक होते हैं उनकी जो उनकी रिस्क ऑफ जो लोन रिकवर है उसके अकॉर्डिंग उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ाती है, तो वो बैंक रेट के आधार पर बेस बनती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो बैंक रेट को हम इस तरह के डिफाइन करते हैं कि जो सबसे उसका रिलायबल ग्राहक को जो बैंक ऑफ रेट ऑफर करेगी उसको बैंक रेट कहा जाता है। और दूसरा बैंक ऑफ रेट को डिफाइन करने का तरीका होता है कि जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं उसका जो पुनर्वित्तयन जो पुनर्फाइनेंस होता है तो वो किस रेट के ऊपर होता है, उसको भी बैंक रेट कहा जाता है। अब जो बैंक रेट होता है वो रेट चेंज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लैंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो हमारे आसपास जो बैंक्स हम देख रहे हो सभी कमर्शियल बैंक होते हैं, तो उसको सेंट्रल बैंक किस रेट के ऊपर चार्ज करती है तो उसको हम बैंक रेट कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये इस तरीके से। और नेक्स्ट में आता है रेपो रेट। ये बैंक रेट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जैसे कि हम जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म होती है वो रीपर्चेजिंग ऑप्शन होती है। ये आप काफ़ी कम जगह पे पढ़ पाएंगे। रीपर्चेजिंग ऑप्शन क्या होता है? देखिए क्या होता है कि रीपर्चेजिंग ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई के थ्रू अपने जो धन होता है उसको मनी होती है उसको सेटअप करते हैं, उसके थ्रू ऋण लेते हैं। तो आरबीआई के पास में जब बैंक जाते हैं तो आरबीआई उसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है कि भाई आप धन तो ले लीजिए, मनी तो ले लीजिए, लेकिन हम उसके ऊपर आपसे एक ब्याज लेंगे, उस क्रेडिट के ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे। तो वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है रेपो रेट। ठीक है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेपो रेट कहलाता है। और इसके साथ साथ एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है, रिवर्स रीपर्चेसिंग ऑप्शन जिसको कहा जाता है। उसके तहत क्या होता है कि बैंक जो होते हैं, आरबीआई क्या करती है, मार्केट से लिक्विडिटी ख़त्म करने के लिए बैंकों से धन उधार लेती है, मनी उधार लेती है। तो वो जिस रेट के ऊपर वो जो धन उधार लेती है उसको रिवर्स रीपर्चेसिंग ऑप्शन कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं, जिसको बढ़ा करके यदि मान लो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा कि बैंक जो होंगे वो हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपने ग्राहकों को लोन प्रोवाइड कराएंगे। अब हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई ग्राहक उनसे लेना नहीं चाहेगा, तो बैंकों के पास में दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि वो अपने जो मनी है उसको ग्राहक को देने की बजाय हायर इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए वो आरबीआई को देना चालू कर देगी। अब पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा? वो आरबीआई के पास चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मार्केट के अंदर से जो मनी होगी वो कम होने लग जाएगी, लिक्विडिटी कम होने लग जाएगी। इससे महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इससे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इफेक्ट होने लग जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए पैसा मार्केट में नहीं रहेगा, कंपनीज़ के पास पैसा नहीं रहेगा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अफेक्ट होना चालू हो जाएगी। तो इसमें एक बैलेंसिंग होना वो ज़रूरी होता है। इसलिए जो आरबीआई होते हैं बड़ा सोच समझ के ये डिसाइड करता है कि रेपो रेट क्या रखनी होती है, उसको एक बैलेंसिंग रेपो रेट रखनी बहुत आवश्यक होती है। तो ये सभी कुछ इसमें डिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, कंज्यूमर के पास में कम मनी होगी स्पेंड करने के लिए, वो अपने ज़्यादा पैसा किस में रखेगा, बैंक में रखना पसंद करेगा ताकि उसको हायर इंटरेस्ट रेट मिल सके, और वो कम खर्च करना चालू कर देगा। इससे मार्केट में एक मंदी जैसी सिचुएशन भी उभरने लग जाएगी, और मार्केट में क्या होगा, पैसा जो चीज़ों खरीदने के लिए होगा तो लोग कम चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे, स्पेंड कम करेंगे। इससे महंगाई में भी थोड़ा नियंत्रण आएगा। ये सब कुछ इसके रेपो रेट के उसमें होते हैं। अब आती है बात कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है रिवर्स रीपर्चेजिंग ऑप्शन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो जो बैंकों का पैसा होता है वो अपने पास रहते हैं, अपने बैंकों से जो कमर्शियल बैंक होते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं, उनसे पैसा उधार लेते हैं। तो वो जिस रेट के ऊपर उनसे पैसा उधार लेते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट को भी यदि मान लो ज़्यादा रखते हैं
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक साथ ही काम करते हैं और एक ही डायरेक्शन में करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों रिवर्स में करते हैं, दोनों वाइस वर्सा करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में करते हैं। रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो जनरली उसके साथ रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाया जाता है और दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है। रेपो रेट बढ़ाएंगे या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे तो दोनों ही केस में क्या होगा कि बैंक्स जो होंगे रेपो और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने पर बैंक्स जो होंगे अपने पैसे को ग्राहक को देने की जगह पे ये ज़्यादा ठीक लगे रहेगा उनके लिए कि वो आरबीआई के पास अपने पैसे को रखें ताकि उसको हायर इंटरेस्ट रेट मिले। और ग्राहक के पास में भी यही ऑप्शन होता है, वो किसी अपने पैसे को स्पेंड करने की जगह बैंकों को देना चालू कर देते तक उसको हायर इंटरेस्ट रेट बैंक से मिले। तो ओवरऑल होता क्या है कि मार्केट से जो लिक्विडिटी होती है, मार्केट से जो पैसा होता है वो गायब होना चालू हो जाता है, वो बैंक्स के पास जाना चालू हो जाता है और जो अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट होना चालू हो जाती है। और जब रेपो रिवर्स रेपो को कम रखा जाता है, मतलब कम किया जाता है, डाउन किया जाता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को, तो उस केस में क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के पास में धन रखवाने की जगह, मनी को रखवाने की जगह पे वो उसको ग्राहकों को देना चालू कर देता है कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और ग्राहक भी ये देखता है कि यदि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है तो वो उसको बैंक्स में रखवाने की जगह पे वो ये करना चालू कर देता है, उसको अपने बिजनेस में लगाना चालू कर देता है, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टमेंट में लगाना चालू कर देता है, जिससे मार्केट में एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, मार्केट में तेज़ी दिखना चालू हो जाती है। और बस इसका साइड इफेक्ट ये होता है इस स्थिति के अंदर महंगाई भी बढ़ना चालू हो जाएगी क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होगी और जो प्रोडक्शन है वो अभी इतना नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, कंजप्शन तो उतना ही रहेगा लेकिन चूँकि लिक्विडिटी ज़्यादा है तो इससे महंगाई तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाएगी। तो ये रिवर्स रेपो रेट के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब हम देखते हैं केस रिजर्व रेशियो क्या होता है। केस रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या होता है, सीआरआर जो जिसको केस रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई होता है वो बैंक्स को बाउंड करता है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो आरबीआई डिसाइड करेगा वो बैंकों को आरबीआई के पास में रखवाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ऐसा बैंक नहीं करते हैं तो उस केस में एक बैंक जो होता है पेनल्टी उन बैंक्स के ऊपर लगाता है, वो काफ़ी हैवी होती है। तो इस तरीके से बैंक बाउंड हो जाते हैं कि अपने एक पर्टिकुलर पैसे को वो आरबीआई के पास रखवाए। अब आरबीआई ऐसा क्यों करता है, क्या कारण है ऐसा करने का, तो उसका इंपॉर्टेंट यही होता है कि बैंकों को किसी भी प्रकार के एनपीए या फिर किसी भी प्रकार के मान लो इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस स्थिति में उसको बैंकों को बचाना, सेव रखना। ताकि हमने थोड़े टाइम पहले 2008 में जो मंदी आई थी अमेरिका में, उसमें देखा कि किस तरीके से बैंक अपनी लोन की रिकवरी न होने पर कैसे तेज़ी से डूबने लग रहे थे। लीमैन ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा। तो इस तरीके की घटनाएं क्यों हुई, क्योंकि बैंकों के पास एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं था ताकि वो अपने एनपीए को रिकवर कर सके, उस इमरजेंसी फंड को रिकवर कर सके जो उस टाइम पे अराइज हुई थी। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर के थ्रू बैंक को जो अमाउंट होता है उसको रिकवर करने की कोशिश करता है और जो इस तरीके के कोई आघात या फिर कोई इमरजेंसी आती है तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब सीआरआर जो होती है, कैश रिजर्व रेशियो, में ध्यान रखना होता है कि ये दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक तो होती है एसएलआर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो और दूसरी होती है कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। तो कैश रिजर्व रेशियो बैंक बाउंड होते हैं कि जो आरबीआई के पास में उनको कैश में ही अमाउंट रखवाना होता है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एसएलआर जो होती है लिक्विडिटी होती है, तो उसके अंतर्गत तो सोना भी रखा जा सकता है, चांदी भी रखी जा सकती है और अदर मनी जो होती है वो भी रखी जा सकती है, अदर फॉरेन करेंसीज में भी अमाउंट को रखा जा सकता है। किंतु सीआरआर जो होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसमें कैश आता है, तो इसका मतलब होगा कि बैंक जो होते हैं वो बाउंड होते हैं कि कैश अमाउंट को ही जो आरबीआई है उसके पास रख सकते हैं। वो अदर सोने में या फिर अदर करेंसीज में नहीं रख सकते हैं, उनको कैश में ही वो अमाउंट आरबीआई के पास रखना होता है। अब इसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से मॉनेटरी कंट्रोल होगी इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा सीआरआर होगा तो उतने ही ज़्यादा बैंक जो होंगे अपने पैसे को बाउंड होंगे कि वो आरबीआई के पास में रखवाए और उनके ऊपर एक कंपल्शन होगा कि वो कम से कम अमाउंट जो होगा अपने कस्टमर्स को देंगे। तो इससे मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी काफ़ी कम हो जाएगी। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो इससे महंगाई में कमी आएगी। अब महंगाई में कमी आती है तो इसका साइड इफेक्ट वही पड़ेगा जो रेपो रिवर्स रेपो के केस में था, दैट मीन डेवलपमेंट और जो इम्पोर्टेंट मार्केट की जो एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए लिक्विडिटी कम रहेगी, तो जो मार्केट की एक्टिविटीज़ है उसमें हमें कमी दिखना चालू हो जाएगी। तो एक मंदी की तरह हम थोड़ा टेंड होने लग जाएंगे, लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि जो मार्केट में महंगाई है वो कंट्रोल हो जाएगी।
अब एक नरसिम्हन कमेटी बनी थी जिसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि 1990 तक इस सीआरआर को बहुत हाई रखा जाता था ताकि मार्केट में महंगाई को नियंत्रण करा जा सके। लेकिन नरसिम्हन कमेटी जो 1990 में बनी थी उसने रिकमेंड किया कि इसको 5% तक लेके आना है इन 2002 तक, क्योंकि इसको ज़्यादा रखने से मतलब क्या होगा कि बैंक में लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आ पाएगी, उससे जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वो कम रहेगी, और उनको उसको बढ़ाना था। क्योंकि 1992 के आसपास क्या था, एलपीजी जैसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई थी, तो लिबरलाइजेशन आया था मार्केट में और प्राइवेटाइजेशन, इस तरह की एक्टिविटी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जो सीआरआर है उसको कम रखा जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि नरसिम्हन कमेटी कब बनी थी, क्योंकि नरसिम्हन कमेटी का जो बैंकिंग सेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। तो कई कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि नरसिम्हन कमेटी किस तरीके की एक्टिविटी से रिलेटेड रही है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि नरसिम्हन कमेटी जो थी बैंकिंग सेक्टर से, और जो सीआरआर जो मॉनेटरी पॉलिसी उससे रिलेटेड थी। अब आता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बैंक क्या होते हैं कि सीआरआर की तरह ही एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है वो आरबीआई के पास न रख करके बैंक को खुद के पास ही रखना होता है। तो ये बैंक डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि 25%, 22%, जैसे एसएलआर डिसाइडेड होगा आरबीआई के थ्रू, उतना परसेंट बैंक के लिए कंपल्शन होगा कि वो उतना अमाउंट अपने पास में ही रखे, ना कि वो अपने कस्टमर को लोन के तौर पे दे। अब इससे क्या फ़ायदे होंगे, कुछ क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ़ायदा तो ये होगा कि बैंक्स जो होंगे वो बाउंडेड हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे उन्हें नहीं जाना है। तो कोई इमरजेंसी मान लो हो जाती है या फिर किसी प्रकार का एनपीए जनरेट हो जाता है, तो उस केस में बैंक जो होते हैं अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर दूसरा ये होगा कि बैंक जो होंगे थोड़ा हतोत्साहित होंगे पैसे मार्केट में फ़्लो करवाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी कंट्रोल में आ रही है, लिक्विडिटी कंट्रोल में आ रही है। बस इसका जो मेन साइड इफेक्ट रहेगा वो यही रहेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होने से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है, बैंकिंग सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ है वो कम रहेगी, बैंकिंग सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी कम रहेगी। अब हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एसएलआर जो होता है उसको आरबीआई के पास में गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, और जो पीएसयू बॉन्ड्स की फॉर्म में रखा जा सकता है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि इसको कैश में ही रखा जाए, अर्थात इसको एज लिक्विडिटी के फॉर्म में, किसी भी लिक्विडिटी फॉर्म में इसको रखा जा सकता है। बट सीआरआर के टर्म्स के अंदर क्या था कि सीआरआर के टर्म्स में जो बैंक से बाउंडेड थे कि कैश के फॉर्म में ही अमाउंट को वो आरबीआई के पास में रख सकते थे। अब जो एसएलआर होता है उसको किस तरीके से नोटिफाई किया जाता है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वो डिपेंड करता है टाइम लायबिलिटी के ऊपर और जो टोटल डिमांड है। अब देखो बैंकों में क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो टाइम लायबिलिटी के ऊपर भी होती है। जैसे काफ़ी सारे आपने सुना होगा, जैसे एफडी होती है, तो एफडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किस तरीके डिसाइड होता है, टाइम के ऊपर डिसाइड होता है कि वो हाफ ईयरली वाली है या फिर ईयरली वाली है। तो उसके वो टाइम डिमांड हो गई। और जो अदर डिमांड होती है, जो टाइम डिमांड ना होकर के जो अदर बाकी डिमांड्स होती हैं वो उसकी टोटल डिमांड्स में आ जाती है। तो उसके आधार पर ही एसएलआर का डिसीजन होता है। अब एसएलआर का जो बेसिकली यूज़ होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बैंक्स जो होते हैं बाउंड होते हैं, उतने अमाउंट को जितना आरबीआई डिसाइड करता है अपने पास में रखने के लिए, इसको आरबीआई के पास जमा नहीं किया जाता है जैसे कि सीआरआर के केस में किया जाता है। लेकिन एसएलआर वाला जो अमाउंट होता है वो बैंक्स अपने पास में रखना कंपल्शन होता है, ताकि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के केस में बैंक्स को तैयार किया जा सके, ताकि वो उस प्रकार के जो केस होता है उसमें इमरजेंसी में बैंक्स एक्शन ले सकें। तो यदि मान लो सपोज करो एसएलआर जैसा अमाउंट यदि बैंक के पास में नहीं है, नहीं रख सकते, तो वो इमरजेंसी के केस में बैंक्स उसको, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और एक वी कैन से दैट कि अमेरिका जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी होने के चांसेस रहेंगे, जैसे कि डबल बैलेंस शीट की प्रॉब्लम हुई थी जिसमें एनपीए में बैंक्स के पैसे भी डूब गए थे और उनको कोई रिकवरी भी नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही जो बैंक्स हैं उसमें एसएलआर जैसे टर्मिनोलॉजी यूज़ में ली गई थी एज ए मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो काफ़ी सारे साइड एंड प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे उसके कॉन्स भी होते हैं। तो ये ऑल अबाउट ये सारी चीज़ें थी।
जिसमें बैंक्स के थ्रू अपन ने डिस्कशन किया कि ये जो टर्मोलॉजी है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल में की जाती है। अब नेक्स्ट टर्म्स है MSF, मार्जिनली स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब ये क्या चीज़ होती है मार्जिनली स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट? देखो क्या होता है कि बैंक्स को जो होता है अपने अमाउंट को कंपल्सन जो गवर्नमेंट जो RBI डिसाइड करती है उसको रखना ज़रूरी होता है। अर्थात जो RBI डिसाइड करेगी उस अमाउंट को बैंक किसी भी कंडीशन में जाकर उसको नियंत्रण में रखेंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी और बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी ख़राब होगी। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करते हैं, उस अमाउंट को कि कहीं से भी उसको व्यवस्थित करते हैं, कहीं से भी उसको डिसाइड करते हैं किस तरीके। अब बैंक्स को कई बार क्या होता है कि 1 नाइट के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 नाइट के लिए जो लोन बैंक्स लेते हैं, 1 नाइट के लिए जो बैंक्स लोन लेते हैं वो क्या कहलाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहलाती है। ये 2011 में इफेक्ट में आया था। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है RBI के थ्रू लेते हैं और ये ओवर नाइट बेसिस के ऊपर होता है, अर्थात एक नाइट के लिए उनको उस अमाउंट की व्यवस्था करनी होती है। तो ये मार्जिनल फैसिलिटी रेट है। और जनरली जो है जो SLR का जो अमाउंट होता है उसका 2.5% तक का ये जो NDTL होता है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी होती है, उसके आधार पर इसका डिसीजन किया जाता है। तो दैट्स आर द ऑल अबाउट द बैंकिंग सेक्टर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी, और किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को RBI जो है नियंत्रित करती है, किस तरीके से कंट्रोल करती है डिफरेंट टूल्स के थ्रू, CRR के थ्रू, SLR के थ्रू, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सारी ओपन मार्केट की एक्टिविटीज़ होती है जिसके थ्रू बैंक्स क्या करती है, जो ओपन मार्केट के थ्रू जो बैंक्स होती है लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है। इसको LFV कहा जाता है, लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी रेट। ओके, तो दैट्स आर द ऑल अबाउट रिलेटेड टू द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, सभी आप लोग इनको ध्यान में रखें और इन सभी को ढंग से इन टर्मिनोलॉजी को आप अपने माइंड में बिठाएं। क्योंकि क्या होता है, डिफरेंट जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें घूम फिर के सभी जो क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक रिलेटेड वो इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजी को ढंग से समझना और ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं यही कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि कोई भी अपडेट यदि हमारे थ्रू लाया जाता है तो वो आपको उस पर सबसे पहले पता चल सके। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू टू जॉइन मी।